हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपा एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म CHC कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार और ये हमारा एक नया क्लास होगा ग्रामर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अगर ये वाली क्लास भी आपको पहली क्लासेस की तरह अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, खंड का मतलब होता है टुकड़े, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि अगर हमारा सागर है तो कितने वर्ण इसमें आए हैं? से आया है, आ, ग, अ, र और अ। इन सब वर्णों के मेल से, यानी कि से धन आ धन ग धन अ धन र धन अ, इनके मेल से क्या बना? सागर। प्रत्येक भाषा में वर्ण के रूप, संख्या, उच्चारण अलग अलग होते हैं। इस क्लास में जितने भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, सारे ही पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट होंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लास होगा हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, वर्ण और माला, यानी वर्णों की माला। जब वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है तब उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। देवनागरी लिपि जो है वो वर्णमाला, हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और इसमें वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर अगर हम वर्णों के भेद को देखते हैं तो वहाँ दो प्रकार के भेद होते हैं वर्ण के। एक होता है स्वर और दूसरा होता है इसमें व्यंजन। तो चलिए स्वर को देख लेते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल आती है। आप बोल के देखिएगा, ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इनकी जो संख्या है वो 11 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 11 होती है। देखिएगा ध्यान से। और ये जो संख्या में 11 होते हैं और ये सारे वर्ण ये हैं। ठीक है, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यहाँ तक। अंग आ को इसमें नहीं लेते, क्योंकि अंग आ जो है वो आयोग वहाँ होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग में आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट, स्वर के भेद। अब हम स्वर के भेद को जान लेते हैं। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने? 3 भेद होते हैं। एक हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक ही मात्रा का समय लगता है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, ए, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर नंबर 2। तो दीर्घ स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये संख्या में 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? संख्या में 7 होते हैं। अगर दीर्घ स्वर पूछ लिया जाए कि कितने होते हैं तो हमें बताना है संख्या में 7 होते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर क्या होता है? ये होता है जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। देखिए, जिनके उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे एस के साइन जैसा होता है और जिसका प्रयोग पुकारने के लिए, जोर से गाने के लिए या फिर रोने के समय ऐसे किया जाता है। हम कैसे बोलते हैं? हे। किसी को आवाज़ लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे? हे, जो खींच के जो बोलते हैं। ठीक है, राम, आ, जाओ, इस तरीके से जो बोलते हैं। ओम, जो ध्वनि खींचकर बोली जाती है, वहाँ इस साइन का
प्रयोग करते हैं। अनुस्वार को देख लेते हैं। अनुस्वार एक बिंदी के जैसा होता है जो कि सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगती है। इसका सिंबल एक बिंदु के रूप में दिखाया जाता है और सिरोरेखा के ऊपर लगता है। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका जो चिन्ह है वो सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे कि अंत और संतरा में देख सकते हैं। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण, जैसे पंचम वर्ण क्या होता है, अ, अ, न और म के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह स्वर तथा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। तो अनुस्वार चिन्ह ऐसे नहीं कि व्यंजन के ऊपर ही लगेगा, स्वर और व्यंजन दोनों के ऊपर लग सकता है। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक का जो साइन होता है वो आधा चांद, यानी कि जिसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, चांद बिंदु भी बोलते हैं, चंद्र बिंदु इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, तो वो देख लेते हैं। इसका उच्चारण करते समय हवा जो है वो नाक और मुंह दोनों के दबाव के साथ बाहर निकलती है, जिसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में ठीक ऐसे सिरोरेखा के रूप में सिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिकता स्वर का गुण है। अनुनासिकता क्या है, स्वर का एक गुण है। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। देखिए ध्यान से, जिन स्वरों की मात्राएं सिरोरेखा के ऊपर निकली होती हैं, यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन स्वरों की मात्राएं सिरोरेखा के ऊपर निकली होती है, जैसे कि हमारी ई की मात्रा है, हमारी ए की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की मात्रा, तो इनकी क्या मात्राएं क्या है, सिरोरेखा के ऊपर निकली होती हैं। तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है, ना कि चंद्र बिंदु का प्रयोग। ठीक है, वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, वहाँ उस मात्रा के साइड में हम बिंदु लगा देते हैं। ठीक ऐसे बिंदु लगा देते हैं एक, जैसे हमें ए की मात्रा लगानी है तो ए के यहाँ पर हम एक बिंदु लगा देंगे। सिरोरेखा के ऊपर जितनी भी मात्राएं होगी, चांद बिंदु हम यहाँ पर ऐसे नहीं दर्शाएंगे, तो ये हमारा ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक ऐसे मात्रा को करके हम यहाँ एक बिंदु लगा देते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं अनुस्वार के रूप में सेंध और नींद। देखिए यहाँ पर चांद बिंदु नहीं है, यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है। और अनुनासिक में क्या होता है, यानी कि जिन स्वरों के ऊपर सिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं होती, तो वहाँ हम इसको चांद बिंदु के तरीके से दर्शाते हैं, चांद, नाद, आँख, इस तरीके से। पंचमा अक्षर के स्थान पर, अब ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे नासिक के ध्वनियाँ हैं, जैसे कि हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। यहाँ चांद बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता, जहाँ पर हमें पंचमा अक्षर का प्रयोग करना है, और उस अक्षर की जगह हम डायरेक्टली पंचमा अक्षर न लिखकर इस बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग करते वक्त हम ये नहीं देखते कि हमें यहाँ पर चांद बिंदु लगाना है, सिरोरेखा के ऊपर मात्रा है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर विसर्ग आता है, विसर्ग को देख लेंगे। यहाँ पर विसर्ग, इसका उच्चारण हा की तरह से होता है। किसकी तरह होता है, हा की तरह होता है, जिसका प्रयोग केवल तत्सम शब्द, जो तत्सम यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं, में ही किया जाता है। संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अंग अह यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को ही हम क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं। तो ये जो अंग अ है, अनुस्वार और विसर्ग है ना, तो ये स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, आयोगवाह कहा जाता है। सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं, वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है, यानी कि ये ना ही स्वर की कैटेगरी में आते हैं और ना ही व्यंजन की, ये दोनों के बीच में आते हैं। आगत ध्वनि को देख लेते हैं। ओ, ये वाला साइन जो होता है ये आगत ध्वनि का साइन है। देखिएगा ध्यान से, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा, हाँ देखिए बेटा, ये जो साइन है ये आगत ध्वनि का है। ठीक है, और इसको ओ के रूप में हम दर्शाते हैं। अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है ये शब्द। ठीक है, ये जो चिन्ह है या ये साउंड जो है अंग्रेजी से हिंदी में आया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखते समय करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टॉफ़ी, डॉक्टर, इसको ओ के साउंड से बोलेंगे हम, डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। ठीक है, इस तरीके से। फिर व्यंजन आ जाते हैं, तो व्यंजन को हम यहाँ पर देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो पाता। इनके उच्चारण में हवा
अवरोध होकर यानी कि रुक कर मुख से बाहर निकलती है। हवा में अवरोध उत्पन्न होता है, वो रुकती है और तब वो मुख से बाहर आती है। ये मूलतः 33 होते हैं। मूल रूप से अगर पूछा जाए मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 हमें बताना है। 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। हमारी हिंदी में जो टोटल वर्ण हैं वे हैं हमारे 52। हमारी हिंदी में कितने वर्णों को लिया गया है? टोटल 52 को लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं व्यंजनों के जो भेद, हम यहाँ पर देखेंगे व्यंजनों के भेद। तो व्यंजन उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए, हिंदी यानी कि जो देवनागरी लिपि है इसमें वर्णमाला में व्यंजनों के निम्नलिखित कितने 3 भेदों को यहाँ पर दर्शाया गया है। 3 भेद यानी कि 3 प्रकार के व्यंजन लिए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जीवा आदि के स्पर्श के द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए व्यंजन के कितने भेद बताए इन्होंने? 3 भेद बताए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ के, जीवा के और होठ आदि के स्पर्श से होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इनके 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग का जो नाम है पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अणा। तो यहाँ का जो नाम है इसका कव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि वर्ग का अंतिम वर्ण 5वां वर्ण पंचमा अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है। ठीक है, अभी ध्यान से एक चार्ट है, इसको आप छोटा सा चार्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहीं से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क वर्ग को हम, ये क वर्ग है हमारा, इसे हम क वर्ग बोलते हैं। पहले अक्षर के नाम पर इसका नाम रखा गया, पहले के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये च वर्ग है, इसमें च, छ, ज, झ यहाँ आता है। ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण आता है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न आता है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आता है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है, पहला व्यंजन है, इसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। और लास्ट में जो 5वां वर्ण है इसको हम पंचमा अक्षर बोलते हैं। जो हमारी, ध्यान से देखिएगा, ज के नीचे जब छोटी बिंदी लगी होती है वो आगत ध्वनि है। ऐसे ही फ के नीचे जब छोटी सी बिंदी होती है वो भी हमारी आगत ध्वनि होती है। ड और ढ के नीचे भी एक एक बिंदी दी हुई है, इन्हें विकसित ध्वनियाँ बोलते हैं। इन्हें द्वितत्व व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, और पंचमा अक्षर के बाद यदि किसी अन्य वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयोग कब किया जाता है, ये चीज़ देखनी है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि पंचमा अक्षर के बाद में किसी अन्य वर्ण का, किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आता है तो वहाँ पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित नहीं होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा। जब 5वें अक्षर किसी भी वर्ग का 5वें अक्षर के बाद में क्या होता है, कोई अन्य वर्ग का, किसी अन्य वर्ग का वर्ण आता है तो 5वां जो अक्षर है वो वैसे ही रहेगा जैसे वार्ड में। ठीक है, अन्य न किसका है? प वर्ग का है और इसके बाद क्या आया? यह आया, तो ये न ही रहेगा। चिन्ह में उन्मुक्त आदि ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अनुस्वार यहाँ पर नहीं लगेगा। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। स्वर रहित व्यंजन को देखने के लिए उनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। ये जो साइन है ये हलंत का साइन होता है। और अगर हमें अ के रहित व्यंजन लिखना है तो हम इस तरीके से व्यंजन को लिखते हैं, हलंत उसके नीचे जरूर लगाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन को। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य से होता है। इसमें ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व और य तथा देखिए य और व को क्या माना जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, उस व्यंजन पर आते हैं। उस व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा
यानी गर्मी निकलती है, वे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। इसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो यहाँ क्या होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह यहाँ पर होता है। तो आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को देख लेते हैं। जब दो या फिर दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में, स्वर रहित व्यंजन देखिए क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं, अक्ष, त्र, अज्ञ और श्रम। ठीक है, तो अक्ष कैसे बनता है, क और स। देखिए इनमें व्यंजन नहीं है, आपको इनके नीचे हलंत दिख रहा होगा। और परीक्षा में जो है ना बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है, आपको सेम टू सेम मिलेगा, लिखा हुआ क और श ही मिलेगा, मूर्धा स, लेकिन एक के नीचे हलंत होगा और एक के नीचे हलंत नहीं होगा। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, कि दो जो व्यंजन होते हैं, दो जो वर्ण होते हैं, वे कैसे होते हैं, स्वर रहित होते हैं, स्वर रहित व्यंजन होते हैं। दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन जब आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, एक नया व्यंजन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब देख लीजिए इनको कैसे बनाते हैं, क, धन, स मिलकर अक्षय बनाते हैं, जैसे कि कक्ष और रक्षा इससे बनता है। ज और अय्या मिलकर बनाते हैं अज्ञ, और इसको हम ज्ञात और यज्ञ भी बोलते हैं। त और र मिलकर त्र बनाते हैं, त्रिभुज, त्रिफला, इससे शब्द बनते हैं। और ये जो शब्द बनता है ना, ये भी देखिए आधा ही बनता है। ठीक है, और श र मिलकर क्या बनाते हैं, ये इसको हम तालव्य स बोलते हैं। तालव्य श और र मिलकर श्र बनाते हैं, ये भी आधा ही बना, इसके नीचे भी हलंत लगा हुआ है। तो ये चीज़ हमारे लिए जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, बस वो ये चीज़ है। यहाँ हम इसका जो संधि बनी हुई है ये नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी में परीक्षा में हलंत आ जाता है, किसी एक में, और किसी एक में नहीं आएगा। तो वहीं से क्वेश्चन के सही और गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द्वितत्व व्यंजन को देखते हैं। द्वितत्व व्यंजन होते क्या हैं, जब दो व्यंजन, देखिए जब एक स्वर रहित व्यंजन एक समान स्वर सहित व्यंजन से मेल खाता है। ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मामला नहीं है, यानी ध्यान से समझिए इसको। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मेल खाता है, यानी कि दो समान वर्ण होते हैं, एक आधा और एक पूरा, ठीक है, तब वह द्वितत्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कि आधा का पूरा का, आधा च पूरा च, आधा टा पूरा टा, और आधा म पूरा म, आधा ला और पूरा ला। इससे क्या बनेगा, धक्का, बच्चा, मिट्टी और धम दिल्ली। यानी कि जहाँ दो वर्ण, एक आधा एक पूरा, सेम आते हैं, वहाँ द्वितत्व व्यंजन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या होता है, जब एक स्वर रहित व्यंजन एक भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल खाता है या मेल होता है उनका, स्वर रहित व्यंजन का अलग से कोई अलग व्यंजन है, अब की बार समान नहीं है, भिन्न है, अलग स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तब वहाँ संयुक्ताक्षर होता है। जैसे कि म ह से मिला, म न, प्र और र, न और य, क य, स च, त व, त य, प य और स व। इस तरीके से जो शब्द बनेंगे वो भी देख लेते हैं। वो बनने वाले हैं हमारे, थोड़ा इसको, हाँ देखिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हमारे शब्द बनेंगे। उदाहरण देखते हैं इसके। कुम्हार, इसके जो उदाहरण है वे देखिए कुम्हार, तुम्हारा, निम्न, प्रचार, प्रभात, अन्य, न्याय, क्यारी, क्यों, पश्चिम, पश्चात, त्वचा, महत्व, त्योहार, त्याग, प्यास, प्यारा, स्वागत, स्वाद आदि। देखिए त्योहार में बहुत से लोग यहाँ पर दो मात्रा लगाते हैं, लेकिन एक मात्रा वाला ही यहाँ पर सही शब्द होता है। शुद्ध शब्द जो होता है वो एक मात्रा वाला ही होता है। महत्व में भी बहुत से लोग दो ता लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ता माना जाएगा। ठीक है, चलिए उच्चारण देखते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए
मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस भाग का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो मुख के जिस भी भाग से हम जो भी वर्ण बोलते हैं वही उसका उच्चारण स्थान होता है। इन वर्णों के उच्चारण स्थान पर व्यंजनों को निम्नलिखित 10 वर्गों में रखा जा सकता है। तो कितने वर्ग होते हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर? 10 वर्ग होते हैं। पहला है कंठ, गले से बोला जाने वाला, जिसमें हमारा क वर्ग आता है पूरा, क ख ग घ न, और इसमें अ ए आ आते हैं, अह आता है विसर्ग वाला, यानी कि इसको हम बोलते हैं विसर्ग, और ह। तालव्य जो कठोर तालु से बोला जाता है, इसमें ई आते हैं स्वर में, च छ ज झ इया पूरा आता है च वर्ग, य और हमारा तालव्य स। नंबर 3 पे मूर्धा आता है, मूर्धन्य। जो मूर्धन्य में क्या है? कठोर तालु से अगले भाग से, कठोर तालु के अगले भाग से। नंबर 3 में क्या है? कठोर तालु के अगले भाग से जो बोला जाता है, जिसमें री आता है, ट ठ ड ढ अणा पूरा ट वर्ग आता है, ड ढ जो हमारे उत्सिप्त व्यंजन हैं वो आएंगे। जो हमारे उत्सिप्त व्यंजन हैं ड ढ बिंदी वाले वो भी यहीं पर आएंगे, र यहाँ पे आएगा और मूर्धा स यहाँ पे आएगा। ठीक है। नंबर 4 पर आता है दंत्य। तो दंत्य में हम देखते हैं जो दांत से बोले जाते हैं, पूरा तावर्ग इसमें होगा, त थ द ध न, ल इसमें होगा, दंत स इसमें होगा और ज बिंदी वाला ज इसमें होगा। यहाँ पर ये भी देख लीजिए, जो हमारे इसमें फेस के तरीके से भी बताया गया है कि कौन सा कहाँ से बोला जाता है। दंत से बोले जाने वाले पूरा तावर्ग होता है, ल स और बिंदी वाला ज यहाँ इन्होंने दिया छोटे के, मतलब अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं। मूर्धा में टा वर्ग पूरा, उत्सिप्त व्यंजन ड ढ बिंदी वाला, र और मूर्धा सा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। दंतोष्ठ जो दांत और होठ दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, व और बिंदी वाला फ, आगत ध्वनि जो है हमारी, ठीक है, जिसमें नीचे बिंदु लगता है जिसको हम आगत ध्वनि बोलते हैं। ये वाला ज और ये हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ जो पैवर्ग है इसमें पूरा हमारा ओष्ठ में आएगा। पवर्ग ऊ भी यहीं पर आता है स्वर में। ठीक है। कंठ में क वर्ग और ह, और यहाँ पर हमारा ये भी आता है विसर्ग में, और इसी में आता है हमारा ए और आ। ठीक है। नासिक्य में क्या है? नासिक्य में पूरा हमारा पंचमा अक्षर है, यानी कि सारे पंचमा अक्षर जो मैंने अभी बताए थे, अंग आता है और सारे के सारे पंचमा अक्षर आते हैं, वो नासिक्य से बोले जाते हैं। तालव्य में पूरा चा वर्ग होता है, या होता है और स होता है। सा कौन सा? दंत सा वाला, तालव्य स, ये तालव्य स होता है। देखिए ये वाला अभी मैं आपको क्लियर बताती हूँ एक पेज पर, या यहीं देख लीजिए आप। ये वाला जो स होता है इसको हम तालव्य श बोलते हैं। ये हमारा मूर्धा श होता है, ये हमारा दंत स होता है। ठीक है। इनको इसी नाम से जाना जाता है, तालव्य श, मूर्धा स और दंत स। चलिए आगे देखते हैं। 5वें नंबर पर हमारा दोनों होठ से मिलकर कौन कौन से बोले जाते हैं? पूरा प वर्ग बोला जाता है, प फ ब भ म और ऊ ये बोले जाते हैं, प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दंतोष्ठ से दांत के ऊपरी दांत के निचले होठ से, ऊपरी दांत और निचले होठ से जो मिलकर बोले जाते हैं। देखिए आप बोलकर देखिए ब, तो नीचे वाला जो होठ होता है वो दांत के ऊपर लगता है, ऊपर वाले दांत के टच होके आता है। और आगत ध्वनि में जो हमारा फ है ये भी दंतोष्ठ से बोला जाता है। नासिक्य में हमने देखा अंग और हमारे पंचमा अक्षर सारे नासिक्य के अंतर्गत आते हैं। कंठ तालव्य में कंठ और तालु से ए आई आते हैं। ठीक है। ए आई का जो हम उच्चारण करते हैं वो कंठ तालु से होता है। कंठोष्ठ से जो है वो गले से और होठ से मिलकर ओ औ और आगत ध्वनि जो है हमारी ये कंठ ओष्ठ से होती है। अब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद को देख लेते हैं। इसको हम कंप्लीट करेंगे आज ही। तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए गले में स्वर तंत्र यानी कि ग्लोटिस होता है, तो वहाँ क्या होता है, उच्चारण के समय कंपन
होता है। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो एक कंपन होती है और इसी के आधार पर वर्णों के भेद होते हैं। तो हम स्वरतंत्री के आधार पर अगर वर्णों के भेद को बताएं कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे जो वर्णों के भेद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। यानी कि हम 2 भागों में सारे के सारे वर्णों को 2 भागों में बांट सकते हैं। सघोष, सघोष में जिन वर्णों का उच्चारण हवा स्वरतंत्री से टकराकर निकलती है और घर्षण पैदा होता है, उसे सघोष व्यंजन कहते हैं, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है। और सघोष वर्ण में जो हमारे क, ख, ग, घ है, देखिए एक तो इसमें हमारे सारे आपके आ जाएंगे स्वर। बस एक बात दिमाग में रख लीजिए, स से होता है स्वर, स से हमारा होता है स्वर। ठीक है। स से क्या होता है? स्वर होता है। और सा से ही हमारा क्या होता है? सघोष। सा से ही हमारा सघोष होता है। ठीक है। तो स जो है वो दोनों में कॉमन होता है, स्वर में भी कॉमन होता है और सघोष में भी कॉमन होता है। तो सारे के सारे स्वर किस में आएंगे? हमारे सघोष में आएंगे। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा हमें देखना है व्यंजन, व्यंजनों में कौन कौन से आएंगे हमारे सघोष के अंतर्गत। तो एक चीज़ याद रखिए इसमें आप, जो सघोष है 3 वर्ण है इसमें, देखिए। ठीक है। और हमारे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो 3 से स्टार्ट होता है, 3, 4 और 5। देखिए ये जो अक्षर है हमारा 3, 4, 5, ये सारे इसमें ही आएंगे वर्ण हमारे। 3, 4, 5 भी हमारे सारे सघोष में आते हैं। स्वर हमारा से से स्टार्ट होता है, से ही सघोष, सारे स्वर किस में आएंगे? सघोष में आएंगे। हमारा 3, 4, 5 नंबर यानी कि जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, क वर्ग है, ट वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इनमें जो है हमारे जो तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन है, वर्ण है। ठीक है। तो वो वर्ण किस में आएगा हमारा? ग, घ, अणा। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप, ग, घ, अणा, ज, झ, झ, ड, ढ, अणा, त, थ, द। ठीक है। ड, ढ, अणा और फिर द, ध, न, प, ब, म, य, र, ल, व और ह। ठीक है। तो मैं जो बताने जा रही हूँ आपको ये चीज़ समझिए। तीसरा हमारा ये तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। आप यहाँ से समझिए इसको। हम अभी ये जो वर्ण हमने देखे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? ये वाला तो होगा। तो ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे? सघोष में आएंगे। किस में आएंगे? सघोष के अंतर्गत आएंगे। सारे स्वर सघोष में आएंगे। स्वर प्लस 3, 4, 5, स्वर प्लस 3, 4, 5 प्लस य, र, ल, व, य, र, ल, व और एक और आएगा इसमें, ये बस ध्यान रखना है आपको। ह भी इसी में आता है। ह इसी के अंतर्गत आएगा, सघोष के अंदर ही। ठीक है। स्वर प्लस 3, 4, 5 प्लस य, र, ल, व प्लस ह। बस ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी और कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ हो गया ना, टोटल कितना हो गया? 12 हमारे स्वर इसमें आ जाते हैं। देखिए आगत ध्वनि जो ओ है वो भी यहीं पर आएगा। ठीक है। 12 ये हो जाते हैं और 22 ये हो जाते हैं। तो टोटल भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका कितना हो जाएगा? 34। 34 जो वर्ण है वे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अघोष। अघोष में जिन वर्णों का उच्चारण स्वरतंत्री में कंपन नहीं होता, वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्री में कंपन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। अघोष में क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्री में कंपन नहीं होता उसको हम अघोष बोलते हैं। तो अघोष में हमें क्या याद रखना है? एक तो 12 याद रखना है, 1, 2, और हमें व्यंजन जो हमारे 1, 2 में कितने व्यंजन आते हैं? हमारे सारे के सारे ये आते हैं, क, ख, च, छ, ज, प, फ, ब, ब। ठीक है। इस तरीके से त, थ आ गया और हमारा ट, ठ। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? यहाँ तक के ये हमारे होते हैं जो 5 हमने अभी देखा था चार्ट, क वर्ग, ता वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग में। तो इनके पहला और दूसरा वर्ण है और तीनों स यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स इसमें आते हैं। इसमें केवल 13 ही होते हैं। ठीक है। इसमें केवल 13 ही वर्ण होते हैं हमारे, पहला, दूसरा और तीनों से। बस कुछ भी याद नहीं रखना इसमें। हमारे अघोष यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अघोष का टॉपिक हमें अघोष में याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? पहला और दूसरा। देखिए बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप चाहे तो इतना सा याद रख सकते हैं, पहला, दूसरा वर्ण और तीनों सा। बस अघोष कंप्लीट। ठीक।
ठीक है। टोटल अगर आपसे पूछते हैं तो आप बता ही देंगे कि भाई ये 2 हैं, एक वर्ग में 2 हैं तो कितने हो गए, 5 वर्ग है तो 10 आपके ये हो जाते हैं और 3 आपके 100 हो जाते हैं। तो अगर आपसे टोटल भी पूछा जाता है तो अभी आप तीनों कर लेते हैं, 13 होते हैं। सगोस का आपको मैं एक बार वो रिपीट कराऊँ, 3 4 5 आप सिर्फ इतना याद रखिए, एक ही लाइन में अगर आप याद करना चाहते हैं तो सिर्फ ये चीज़ याद रखिएगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक है सघोष और अघोष को याद करने की, ठीक है। 1 2 तीनों स, 1 2 वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, स्वर यर लवा ह और आगत ध्वनि ओ। सिर्फ एक ही सेंटेंस में आप याद कर सकते हैं। सघोष अघोष कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उच्चारण में लगे प्रयत्नों की दृष्टि से व्यंजन के भेद। तो उच्चारण के समय सांस जो है तथा वायु, सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। एक है अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण की भी मैं आपको इतनी छोटी सी बात बताऊंगी और ये अभी के अभी कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए अल्पप्राण क्या है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है। प्राण पखेरु क्या होता है, वायु, एक वायु ही तो होती है जो शरीर से निकल जाती है, ठीक है। तो प्राण को हम वायु के नाम से भी जानते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, कम समय लगता है और कम वायु की आवश्यकता उसमें होती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके नाम पर ही लिखा कम वायु, अल्प प्राण, कम समय लगता है जिसमें, तो वे क्या होते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें हमारा पहला, इसमें क्या आते हैं, हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, 1 3 5 ये याद रख लेंगे। अल्प प्राण में हम क्या याद रखेंगे, 1 3 5 प्लस यर लवा, प्लस य र ल और व, बस ये याद रखेंगे, ठीक है। 1 3 5 प्लस यर लवा, 1 3 5 प्लस यर लवा, 1 3 5 प्लस यर लवा, बस इतना सा याद रख लीजिए आप, आपका जो है अल्प प्राण कंप्लीट, ठीक है। फिर आते हैं महाप्राण पर, फिर किस पर आते हैं, महाप्राण पर आते हैं। और महाप्राण में ये क्या कह रहे हैं हमसे कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय अधिक लगता है, महा का मतलब क्या होता है, बड़ा, अधिक, ठीक है, और प्राण मतलब वायु, यानी कि जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। इसमें हमारे जो वर्ग हैं, वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि ख और घ, छ और झ, ट और ढ, यहाँ पर उत्सिप्त व्यंजन का ढ भी लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ देखते हैं थ और ध, फ और भ, और तीनों हमारा जो पूरा ऊष्म वर्ग है, ठीक है। ऊष्म वर्ग में इसमें हम ह को नहीं छोड़ने वाले, पूरा का पूरा लेंगे कंप्लीट, 4 वर्ण होते हैं तो चारों लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, 2 4 ऊष्म वर्ण, 2 4 ऊष्म वर्ण, 2 4 ऊष्म वर्ण, 2 4 ऊष्म वर्ण, 2 4 ऊष्म वर्ण। तो ये हो जाएंगे हमारे महाप्राण व्यंजन। कुछ भी तो नहीं याद करना, ठीक है। तो यहाँ हमें एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में होता है हमारा, अल्प प्राण में हमारा होता है 1 3 5 प्लस 1 3 5 प्लस 1 3 5 प्लस, याद रखिएगा यार अलावा, ठीक है, 1 3 5 प्लस यार अलावा, और कुछ याद नहीं करना, 1 3 5 प्लस यार अलावा। महाप्राण में आपको याद करना है, महाप्राण में याद करना है 2 4 प्लस ऊष्म वर्ण, 2 4 प्लस ऊष्म वर्ण, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। वर्ण विच्छेद में कुछ होता ही नहीं है, सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है जिससे कि हम अशुद्धि उसमें ना कर पाए। तो ध्यान दीजिए, आप देख लेते हैं, 1 सेकंड की बात है कि वर्ण विच्छेद करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि समय और वर्ण की ध्वनि जिस भी स्थान पर सुनाई पड़े, विच्छेद उसी समय वहीं से लिखते हैं। तो और इसको किससे दर्शाते हैं, सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं, जो स्वरों के नीचे नहीं, व्यंजनों के नीचे लगाते हैं, स्वर के नीचे नहीं, क्योंकि मात्राओं को उनसे अलग कर देते हैं। अगर अमर है तो अ और म, धन अ, तो देखिए यहाँ पर म के नीचे है, अ के नीचे नहीं है, क्योंकि अ तो ये तो स्वतंत्र व्यंजन होते वर्ण होते हैं, ठीक है, इन्हें मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। र के नीचे है व्यंजन के, अ के नहीं है। तो ऐसे ही हमारा आज़ाद है अ ज व, धन अ द और अ,
ठीक है, इसी तरीके से हर एक वर्ण का हम कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अगर हमारा पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, और हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं। आपको जैसे एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, आने वाले हैं DSSB के एग्ज़ाम, तो इसमें भी अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए या फिर किसी और टॉपिक को लेकर आपको वीडियो बनवाना हो, क्लासेस चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो हमारा आपको तुरंत मिले। ठीक है, और ऐसे ही अपने रेस्पॉन्स को हमें देते रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।